अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डिसीजन मेकिंग। अच्छा, BFD बिजनेस फाइनेंस, D फॉर डॉग, D फॉर डिसीजंस। तो बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस में बिजनेस के फाइनेंस के डिसीजंस कर रहे हैं। अच्छा, डिसीजंस सिर्फ किसी एक टॉपिक के अंदर नहीं है, जितने चैप्टर हमने पढ़ने हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग ही होगी। लेकिन एज सच डिसीजन मेकिंग कह के मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने लगा, वो है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, जिसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं, कैपिटल बजटिंग भी कह सकते हैं। ज्यादा मशहूर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। एक सवाल आता ही आता है, दो भी आ चुके हैं, दो भी आ सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जो कि अब BFD के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जून 22 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स एक बार गो थ्रू कर लें, फायदा होगा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में। तो मैं अभी एक दो क्लासेस के अंदर ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बस गुजारूंगा आपके सामने से। हाँ, प्रैक्टिस के लिए सवाल मैं कैफ लेवल के सवाल करा रहा हूँ, तो उस वक्त मकसद ये नहीं होगा आपको बताना कि जी आपका सवाल इस तरह से आएगा, उसको ऐसे सॉल्व करना, नहीं। शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। दिसंबर 21 तक था, अब निकल गया सिलेबस से, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ने के लिए। तो वैसे डिसीजन मेकिंग तकरीबन सारे BFD में है, लेकिन टॉपिक डिसीजन मेकिंग ये एक अलग से चैप्टर है। अच्छा, डिसीजन जब करना होता है किसी भी चीज के लिए, इवन कि अगर ये भी डिसीजन करना है ना कि आज आपने क्लास के लिए आना था कि नहीं आना था, तो इस डिसीजन को करने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए गए होंगे। चलो इसी मिसाल पे आगे चलते हैं। क्लास में आना था कि नहीं आना था, क्लास के अंदर एंटर हो जाने तक, उससे पहले आप अभी डिसीजन मेकिंग फेज में थे, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे ये डिसीजन लेने के लिए कि क्लास में एंटर होना है कि नहीं होना। सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अच्छा, अब तो ठीक होने लगा, जो आ गए और हाँ जी है। अरे अभी इतने गहरे गहरे लफ्ज ना बोले। हाँ जी, आसान, बिल्कुल आसान सी बात करो। पोटेंशियल लॉस। अच्छा, मैं ना बिल्कुल आसान अल्फाज में बात पूछ रहा हूँ कि आप जब अभी क्लास में आने लगे थे तो क्या क्या फैक्टर्स सोचे होंगे क्लास में आने का फैसला करने के लिए। हाँ, फ्यूल कितना है बाइक में, तो अब रेट आज तो बल्कि वो 3 अगस्त ही है, 4 अगस्त, अब तो रेट 15 कोई बढ़ेगा जाके। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, फ्यूल है, पैसे हैं, पहुंचना है और है सर ने पढ़ाना क्या है, बिल्कुल सही है। ऑफिस से टाइम पे रिलीज कर देंगे कि नहीं कर देंगे, टाइम काम खत्म हो रहा है कि नहीं है। हाँ जबरदस्त, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है कि नहीं। अच्छा, ये जितने फैक्टर्स आप बता रहे हैं, इनमें कोई ऐसा फैक्टर है कि आपने मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? नहीं नहीं, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, वो जो टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान जीता था कि हारा था, ये क्यों नहीं कंसिडर किए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे टेक्निकल वर्ड नहीं बोले ना। हाँ, क्या पास, तो उससे क्या हुआ? उन फैक्टर से आपके डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ना था।
हाँ, आपके डिसीजन पे इस बात से जरूर फर्क पड़ना था कि सर ने आना है कि नहीं आना। आपके डिसीजन पे इस बात से जरूर फर्क पड़ना था कि रास्ते में कोई सड़क बंद तो नहीं है। आपके डिसीजन पे से फर्क जरूर पड़ना था कि बाइक में पेट्रोल है, ऐसा तो नहीं कि बाइक में पेट्रोल थोड़ा है, पैसे थोड़े हैं, फ्यूल कर रीफिल करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये अभी वो चीजें कंसिडर कर रहे थे जिनका असर पड़ना था क्लास आए या ना आए के डिसीजन पे। लेकिन पिछले हफ्ते मैं आया था कि नहीं आया था, बस नहीं आया था। इसका आज की क्लास में आने से क्या ताल्लुक है? पिछले हफ्ते पाकिस्तान मैच हारा था कि जीता था, हो गया जो होना था। तो जब भी कभी कोई डिसीजन करना होता है, अच्छा इसमें एक और बात, जब भी डिसीजन करना होता है ना, तो दो ही बातें होती हैं, या तो किसी काम को हाँ या ना करना डिसीजन है, या फिर कुछ चॉइसेस में से कुछ एक चूज करना डिसीजन है। इवन के अगर ये भी फैसला करना है कि आर्टिकल्स के बाद अब आपने आगे कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है, तो ये भी दो तरह के डिसीजन है कि जॉब कंपनी ए में करनी है कि बी में करनी है कि सी में करनी है, यानी ऑप्शंस चूज करनी है, तो इसमें ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। या फिर एक ऑफर आई हुई है और फैसला करना है कि हाँ करना है कि ना करना है। तो किसी भी जिंदगी के फेस के अंदर डिसीजन दो ही तरह के होते हैं नॉर्मली, या तो किसी एक काम को हाँ या ना करना होता है, ये डिसीजन है, या फिर चॉइसेस में से कोई एक चूज करना होता है। तो हम इस वक्त डिसीजन मेकिंग वो पढ़ेंगे जिसमें फाइनेंस, रुपया पैसा इन्वॉल्व होगा। जब किसी चीज का डिसीजन किया जाएगा और जो फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे डिसीजन के लिए, जैसे बिजनेस ने फैसला करना है कि हमने हेड ऑफिस की बिल्डिंग अभी किराए पे लेनी है, गुलबर्ग में बिल्डिंग ढूंढें या गार्डन टाउन में बिल्डिंग ढूंढें, वैसे तो चलो ये करीब करीब ही हैं, गुलबर्ग में बिल्डिंग ढूंढें या डीएचए में बिल्डिंग ढूंढें। इस डिसीजन को फाइनल करने के लिए, गुलबर्ग वर्सेस डीएचए, इस डिसीजन को फाइनल करने के लिए रुपए पैसे की बात कर रहा हूं, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जा रहे होंगे? रेंट कितना है, कस्टमर बेस, हेड ऑफिस बना रहे हैं, हाँ जी रेंट बिल्कुल ठीक है, और क्या कैश फ्लोस, रेंट हो गया, ठीक है रेंट हो गया, और अच्छा चले मैं पैसों की डिसीजन हटा लेता हूँ, बताएं क्या क्या फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं? पैसों के डिसीजन, पैसों का फैक्टर हटा लेता हूँ, लोकेशन देखनी पड़ेगी बिल्कुल, और स्पेस देखनी पड़ेगी, सही है बिल्कुल ठीक है, अवेलेबल फॉर एग्जांपल इंटरनेट, अवेलेबल रिसोर्स ठीक है, फैसिलिटीज देखनी पड़ेंगी ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखनी पड़ेगी, एक्सेस देखनी पड़ेगी, पार्किंग फैसिलिटी देखनी पड़ेगी, अगर खाना अरेंज नहीं करके देना तो देखना पड़ेगा कि आसपास खाने का इंतजाम है कि नहीं है। ये सब फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फैक्टर्स। किसी भी डिसीजन को करने के लिए जो फैक्टर्स देखे जा रहे होते हैं, उन फैक्टर्स के डिसीजन पे असरात पड़ने होते हैं। जैसे अगर डीएचए को चूज किया गुलबर्ग छोड़ के, तो रेंट कितना होगा इसका असर पड़ेगा। अब इस एतबार से मैं डिसीजन मेकिंग को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक हो गई शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और एक लॉन्ग टर्म। अच्छा थोड़े स्टूडेंट लेवल की मिसाल बनाता हूं, आप लोग अभी आर्टिकल्स कर रहे हैं और आप में से अक्सर लोग दूसरे शहरों से होते हैं, तो आप लोग किसी हॉस्टल में रह रहे हैं। जब ये डिसीजन करना है कि हॉस्टल किस एरिया में देखा जाए, तो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे कि आपके बच्चे किस स्कूल में जाएंगे हैं? अच्छा मैं आर्टिकल्स की मिसाल दे रहा हूं, है आपने ये फैसला करना है कि किस एरिया में हॉस्टल फाइनल किया जाए। इस डिसीजन को करते हुए ये सोचेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर किस स्कूल में जाएंगे, क्यों क्यों नहीं है? अभी इस वक्त हॉस्टल का फैसला किस टाइम होराइजन को सामने रख के, बस आर्टिकल साल 2 साल की बात है। अच्छा इसी को मैं बदलता हूं, आप मैरिड हैं, फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं और अब आपने करियर मूव करनी है, इस शहर के अंदर आपने एंटर होना और घर खरीदने का फैसला करना है।
अब इस बात पे जरूर सोचेंगे कि बच्चों की स्कूलिंग किधर होगी, लोकेलिटी कैसी है, फैसिलिटीज कैसी हैं, अब जरूर देखेंगे, क्योंकि अब आपने जो भी फैसला किया उसके असरात लॉन्ग टर्म पड़ने। तो डिसीजन करने के लिए एक और मिसाल अभी ध्यान में आ गई। अगर मैं इस जहां पर जिस जगह में खड़ा हूं, अगर सारी लाइटें बंद हैं, प्रोजेक्टर ऑन किया हो तो सारी लाइटें बंद हैं, और ये मार्कर का कैप इधर कहीं गिर जाता है। अब इस मार्कर का कैप ढूंढने के लिए इस पूरे रूम की लाइट सारी ऑन करना जरूरी है? बस सिर्फ उतनी लाइट ऑन करनी है जहां पर मैंने देखना है, बाकी से मुझे कंसर्न नहीं है। तो बिजनेस ने डिसीजन करते हुए जिस टाइम होराइजन को सामने रखना है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर की चीजें देख के फैसला करना है, उसको मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन कह देता हूं। और अगर बिजनेस ने ये फैसला करना है कि प्रोडक्ट ए का प्लांट लगाएं या प्रोडक्ट बी का प्लांट लगाएं, तो अब जब प्रोडक्ट ए का प्लांट लगाएंगे तो 6 महीने में खत्म थोड़ी कर देंगे, वो तो फिर लाइफ लॉन्ग डिसीजन होगा, 10 15 20 साल का डिसीजन होगा। तो इस डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कह लेते हैं। तो डिसीजन करते हुए जिन फैक्टर्स को सामने रखना है, जिस टाइम फ्रेम को सामने रख के फैसला करना है, अगर वो थोड़ा टाइम पीरियड है तो शॉर्ट टर्म डिसीजन हो गए, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो गया। बीएफडी के सिलेबस में ये है, ये सिलेबस में नहीं, ये पहले होता था अब नहीं है, क्योंकि इसके सवाल डिफरेंट तरह के होते हैं, इसके सवाल डिफरेंट तरह के होते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं अभी एक टर्म बोल रहा हूं, जिन लोगों ने पहली दफा बीएफडी पढ़ना है और कॉस्ट भूल भाल गए, तो मैं भी थोड़ी देर तक समझाऊंगा। ये एक मैं वर्ड रेलेवेंट बोल रहा हूं, रेलेवेंट। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक रिवीजन कराने लगा हूं ताकि आपको इसमें ना रेलेवेंट के अच्छे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। एक बार इसमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए, फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन में रेलेवेंट वाला मसला नहीं होगा, फिर और तरह के मसलों में चलेंगे, इसके अंदर और तरह के मसले हैं। तो रेलेवेंट वाली चीज मैं क्लियर कर पाऊं, इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का एक ओवरव्यू देने लगा। ओवरव्यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिलेबस में जब है ही नहीं तो इसके लंबे चौड़े सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैफ लेवल का डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बस गुजारूंगा, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं उसमें से। मैं बेशक सवाल शायद बोर्ड पे कर रहा हूं, हो सकता है प्रोजेक्टर पे दिखा रहा हूं, क्योंकि मकसद तो इस वक्त ये है ही नहीं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का कि आपको मैं सवाल की एग्जाम प्रेजेंटेशन सिखाऊं। तो इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं स्पेशली रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। दूसरा फायदा, ऐसे कुछ सवाल गुजरे हैं पास्ट में जिसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए जो टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो इन दो फायदों की वजह से, इन दो चीजों की वजह से मैं आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग रिवाइज कराने लगा। लेकिन ये बात फिर बार बार इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये एग्जाम में नहीं है, तो इसलिए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि सर एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, अभी इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस मैं गुजारूंगा, कॉन्सेप्ट जरूर पकड़ने हैं आपने। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से मैं स्टार्ट करता हूं, फिर ऑफिशियली लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू होगा तो ये बीएफडी शुरू होगा। अच्छा, अभी चूंकि बुक अगले वीक का मुझे पता है, तो मैंने ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की पीडीएफ फाइल, जो बुक में मैंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है, वो अभी जो सामने बैठे हुए लोग हैं आपसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ली, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मैंने उनके एलएमएस पे रख दी है फाइल। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। ये बुक में मैंने लिखा हुआ है चैप्टर, और इसको मैंने अपनी बुक में चैप्टर 1 रखा हुआ है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ये कहा था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि आईकैप में ना बुक ले जाना अलाउड है। तो उसके लिए आपको अगर बुक रीडिंग का शौक हो, यानी अगर आप वाकई पढ़ने का शौक रखते हैं, तो आईकैप स्टडी टेक्स्ट बहुत है, क्योंकि इतना सिलेबस फोकस्ड कोई और बुक उस तरह से है नहीं। हो सकता है कोई किसी राइटर की बुक हो जिसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत अच्छी समझाई हो सकता है कोई किसी राइटर की बुक हो उसने रिस्क बहुत अच्छा समझाया हो, लेकिन या तो आपने पढ़ना हो ना साल 2 साल 3 साल तक एक ही पेपर, तो फिर तो आप 10 किताबें पढ़ लें। लेकिन एग्जाम फोकस्ड आईकैप का स्टडी टेक्स्ट मुनासिब लिखा हुआ है, अगर पढ़ना चाहें तो। अगर नहीं तो मैंने आपको बीएफडी सारा पढ़ाना है,
पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल बनाना है, पास करने के काबिल बनाना है, तो मैं रिक्वायर नहीं कर रहा कि आप आईकैप की बुक लाजमी पढ़ें, लेकिन अगर कोई शौक रखता हो पढ़ने का तो आईकैप स्टडी टेक्स्ट बेहतर है बाकी सबसे। आईकैप बुक में तो खैर काफी चैप्टर हैं, लेकिन मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, और वो मैंने टोटल कोई 60 टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर 1 मैंने बुक में रखा हुआ। अभी मैंने बात की थी कि या तो हमने ये करना होगा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, या फिर हमने करना होगा चूज आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम किसी एक प्रपोजल की बात कर रहे होंगे, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा, या फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी और उनमें से चूज करना होगा। अच्छा, चूंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, तो अभी जो थोड़ी बहुत मिसालें दे रहा था, फैक्टर्स तो बहुत सारे कंसिडर किए जाते हैं। जैसे मैंने हॉस्टल की बात की थी, तो आप लोग हॉस्टल का फैसला करते हुए ये भी कंसिडर करेंगे कि आपके ऑफिस से कितनी दूर है। अब इसमें रुपए तो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से आप ये भी फैसला करेंगे कि इलाका साफ सुथरा है कि नहीं है। अब इसमें रुपए तो इन्वॉल्व नहीं है। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे भी होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, लेकिन हम चूंकि बिजनेस फाइनेंस डिसीजन पढ़ने लगे हैं, तो हमने डिसीजन मेकिंग में सिर्फ उन फैक्टर्स की बात करनी है जो रुपए पैसे में तोले जा सकते हैं। हमने सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करनी है। अगर एक प्रपोजल को हाँ या ना करना है, तो डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या होना चाहिए? या तो एक प्रपोजल हाँ या ना होगा, या मल्टीपल ऑप्शन होंगे। मैं एक प्रपोजल की बात कर रहा हूं, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर हमने किसी एक प्रपोजल जिससे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, कैसे करें फैसला? प्रॉफिटेबल है तो हाँ कर देंगे, लॉस मेकिंग है तो ना कर देंगे। इनमें से कैसे फैसला होना चाहिए? अगर तो सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं, तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर ऑप्शंस एक्चुअली कोई कॉस्ट की ऑप्शन है, यानी मटेरियल वहां से खरीदेंगे, वहां से खरीदेंगे, वहां से खरीदें, लेबर वहां से हायर करेंगे, वहां से हायर करेंगे, वहां से हायर, मशीन वहां से खरीदेंगे, वहां से खरीदें, तो जो कम कॉस्ट पड़ेगी। तो डिसीजन मेकिंग का सादा सा सूल ये है कि अगर तो एक प्रपोजल है, हाँ या ना करनी है, प्रॉफिट है तो हाँ कर दें, लॉस है तो ना कर दें, और अगर ऑप्शन में से चूज करना है और सारी प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, तो जिसका ज्यादा प्रॉफिट है वो एक्सेप्ट कर लें, और अगर सारी ही एक्चुअली है ही कॉस्ट इनकर करने की ऑप्शंस, तो जिसमें सबसे कम कॉस्ट है। अगला मसला कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फिगर्स कंसिडर करनी है। जैसे हमें कस्टमर ने ऑफर की है कि आप मुझे 1000 यूनिट्स बेचें प्रोडक्ट ए के, और मुझसे 50 पर यूनिट आप पैसे ले लें। कस्टमर की तरफ से भी ऑफर है, हमने उसको हाँ या ना नहीं किया, पता नहीं रेट सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। इसी तरह से कस्टमर ने ऑफर किया, चलो कॉलेज की मिसाल लेते हैं, आईसीएमए ने पैक को ऑफर की है कि आप हमें एक कोर्स पढ़ा दें IFRS 9 का, 10 लेक्चर्स का कोर्स है, आप हमसे 5 लाख रुपए ले लें इस बात के। अभी पैक ने उसको हाँ या ना नहीं की, तो अब पैक ने अगर आईसीएमए वालों को इस 10 लेक्चर्स के कोर्स के 5 लाख रुपए पे हाँ बोलना है या ना बोलना है, तो तरीका क्या होगा उसका? अभी बोला है प्रॉफिटेबल होगा तो हाँ कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालें? ये बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, 5 लाख में से माइनस कर लें। हर महीने बाहर के गार्ड्स को कितनी सैलरी दिया करते हैं, पिछले 2 साल में कितनी सैलरी देते आ रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा ना कि कौन कौन सा खर्चा माइनस करना है। तो इन दोनों में हमने फैसला चूंकि इनकम्स एक्सपेंसेस को सामने रख के करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो इनकम्स और एक्सपेंसेस कंसिडर की जाएंगी जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। ये फैसला कैसे होगा कि कौन सी फिगर रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है? इसका तरीका यह है कि जिस फैक्टर का इस डिसीजन पे असर पड़ता होगा वो रेलेवेंट है, जिस फैक्टर का इस डिसीजन पे असर नहीं पड़ता होगा वो इररेलेवेंट है। इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं, वो इनकम और एक्सपेंस जिस पे इस डिसीजन का असर पड़ेगा वो रेलेवेंट है, जिस इनकम एक्सपेंस पे इस डिसीजन का असर नहीं पड़ता होगा वो इररेलेवेंट है। और मिसालों से समझाता हूं,
अगर ICMA की ये 10 लेक्चर वाली IFRS 9 पढ़ाने की असाइनमेंट पैक एक्सेप्ट कर लेता है और पैक उसके लिए कोई ट्रेनर वहां भेजेंगे, तो पैक वाले उस ट्रेनर को इस काम के 2.5 लाख रुपए पे करेंगे। तो ये 2.5 लाख रुपए एक रेलेवेंट खर्चा है। क्यों? डायरेक्ट लिंक कैसे? मतलब डायरेक्ट के हिसाब से नहीं, मैं असल में पूछना चाह रहा हूं कि रेलेवेंट वो चीज है जिसके इस जॉब पे असर पड़ने हैं या इस डिसीजन का जिस पे असर पड़ना है। अगर पैक वाले ICMA को ओके करेंगे तो 2.5 लाख देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, तो इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, पैक से यहां एक टीचर ने जाना है और उनके लिए एक साथ हेल्पर जाएगा जो मल्टीमीडिया मैनेज कर रहा होगा। उस हेल्पर की मंथली सैलरी 35,000 रुपए दिया करते हैं पैक वाले, तो उसकी मंथली 35,000 रुपए सैलरी इस डिसीजन को हाँ या ना करने के लिए कंसिडर होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चाहे ICMA वालों को हाँ बोलें चाहे ना बोलें, उस हेल्पर को महीने की तनख्वाह देनी ही देनी है। हाँ बोल देंगे तो भी महीने की तनख्वाह देते रहेंगे, ना बोल देंगे तो भी, तो फिर ये कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, यहां से पैक की गाड़ी टीचर को वहां छोड़ने और फिर वापस लेके आएगी, तो इस रास्ते का फ्यूल, तो उस फ्यूल की जो कॉस्ट है रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि जॉब एक्सेप्ट करेंगे तो गाड़ी छोड़ने जाएगी, फ्यूल कॉस्ट इनकर होगी, नहीं करेंगे तो गाड़ी छोड़ने नहीं जाएगी, फ्यूल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। वो गाड़ी अपनी नहीं है, रेंटेड है, एक रेंटा कार वालों से पैक वालों ने अरेंज की हुई है, महीने का रेंट देते हैं, तो उस गाड़ी का रेंट कंसिडर होगा। क्यों नहीं? क्योंकि महीने का रेंट गाड़ी का देना ही देना है, चाहे इस जॉब इस ऑफर को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, तो गाड़ी का रेंट कंसिडर नहीं होगा। जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको तनख्वाह देते हैं हर महीने, लेकिन उसको कहा है बेटा जरा छोड़ाओ 500 रुपए और दे देंगे, वो 500 रेलेवेंट होगा, क्योंकि ICMA वाला जॉब एक्सेप्ट करेंगे तो 500 देने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो रेलेवेंट वाली बात इन मिसालों से कुछ समझा पा रहा हूं मैं। वो इनकम या एक्सपेंस जो इस जॉब की वजह से फर्क पड़ता होगा, जिस पे इस जॉब का फर्क पड़ता होगा, वो रेलेवेंट है। इसको पहचानने के लिए मैं आपको 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूं। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल समझ लें, रेलेवेंट कॉस्टिंग का फैसला इन 4 से हो जाएगा। और वो चारों मैं आपको मिसालें देके समझाता हूं। और ये जो फाइल आपसे शेयर की है मैंने पहले पेज पे लिखे हुए हैं, बस समझ लें, फिर मैं आपको पहला पेज पढ़ा दूंगा, यानी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ये लिखे हुए हैं। मैं आपको 4 बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं। ये 4 बुनियादी प्रिंसिपल समझ लें, ये फैसला करने में काम आएंगे कि कौन सा खर्चा, कौन सी इनकम, कौन सा इनफ्लो, कौन सा आउटफ्लो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है या रेलेवेंट फॉर द डिसीजन नहीं है। ये बात मैं फिर बता दूं, हम या तो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि जिस प्रपोजल को अभी कंसिडर कर रहे हैं हाँ करना है या ना करना है, या फिर ये डिसीजन कर रहे होंगे कि आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कौन सी चूज करनी है। मैं समझाने में आसान है इसलिए मैं ये बोलूंगा, ठीक है। मैं यही ICMA वाली मिसाल ले लेता हूं। 10 लेक्चर्स का एक IFRS 9 का कोर्स उन्होंने कहा है करवाने को, 5 लाख रुपए ऑफर किए हैं। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बताने लगा हूं। नंबर 1, इस जॉब की वजह से, इस जॉब की, ये मैंने लिखे हुए पॉइंट समझ लीजिएगा, मैंने लिखे हुए हैं। इस जॉब की वजह से जो भी बिजनेस को इनफ्लो होगा, इस जॉब की वजह से कहने का मेरा मतलब है कि जॉब होगी तो वो इनफ्लो होगा, और ये जॉब ना की तो इसलिए कह रहा हूं नंबर 1, इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा वो इनफ्लो इस जॉब के रेलेवेंट इनकम है। इस जॉब की वजह से, इस जॉब से नहीं कह रहा मैं, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। मिसाल के तौर पे इसी मिसाल में 5 लाख रुपए रेलेवेंट है कि नहीं? क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वो इस जॉब की वजह से 5 लाख मिलेगा, जॉब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो एक रेलेवेंट इनकम है। और मिसाल देता हूं, एक और मिसाल देता हूं। अभी क्लासेस नहीं है और पैक के काफी सारे रूम्स खाली हैं, PRC नहीं है, फिर इसके अलावा अभी कैफ खत्म हो गया है।
अच्छा, अभी ना रिपोर्टिंग की क्लास में एक सेट पैटर्न बन गया था, वही मैं आपके लिए भी फॉलो कर लूंगा। 6:30 पहुंच जाया करें, तो 6:30 में शुरू कर दूंगा और 2 ब्रेक्स करूंगा। एक अभी तकरीबन कोई 7:20-25 पे कर लूंगा मगरिब की, उसके बाद तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 तक कर लूंगा ईशा की, और फिर 9:45 पे छोड़ दूंगा। तो 6:30 आप पहुंच जाया करें। 6:15 टाइम रखवाया था मैंने, लेकिन वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि नहीं 6:30, तो 6:30 पहुंच जाया करें। 6:30 शुरू कर लूंगा, 9:45 छोड़ दूंगा और 2 ब्रेक्स डालूंगा बीच में। अच्छा जी, मैं मिसाल दे रहा था कि पैक में काफी सारे रूम्स खाली हैं और पैक वालों को एक ऑफर की आई कैप ने कि हमने एक सेमिनार कंडक्ट करना है, तो आपके पास चूंकि बड़े रूम्स अवेलेबल हैं तो हमें 1 दिन का आपका रूम चाहिए। इस बात के लिए वो पर डे एक रेंट देने को तैयार हो गए। अब वो जो आई कैप को भी हाँ नहीं बोली पैक ने। आई कैप इस 1 दिन का रूम रेंट जो पैक को पे करना चाहता है, वो इस डिसीजन के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हाँ करेंगे तो इनकम होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पैक उस सेमिनार के बाहर चाय का स्टॉल लगा लेगा और चाय वाले से 50,000 रुपए लेगा कि आओ चाय लगाओ और बेचो। अब ये 50,000 आई कैप से लेने हैं? नहीं, सेमिनार होना है, एक अपॉर्चुनिटी बनी कि चाय वाले को वहां बिठा देंगे और चाय वाले को जगह ठेके पे देंगे और 50,000 रुपए ले लेंगे उससे। तो ये 50,000 रुपए आई कैप के सेमिनार वाले डिसीजन के लिए रेलिवेंट है या नहीं है? तो आई कैप से तो नहीं लेना। हाँ, तो हमने आई कैप को बोलना है, लेकिन इसी प्रपोजल की वजह से वो इनफ्लो भी आने वाला है। अगर सेमिनार नहीं हुआ तो फिर वो चाय वाले पैसे भी नहीं आने। तो इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम। दूसरा असूल, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा, इस जॉब को करने पे नहीं कह रहा, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट कॉस्ट है। जैसे आई कैप का सेमिनार करने की इजाजत दी और उसके लिए एक एक्स्ट्रा गार्ड उस सारे दिन के लिए अवेलेबल करना पड़ेगा और उसको उस दिन 2,000 रुपए की दिहाड़ी पे लाना पड़ेगा। ये गार्ड को देने वाला 2,000 रेलिवेंट है कि नहीं? उसके साथ एक और सपोर्ट के लिए गार्ड होगा जिसको महीने के 30,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। क्यों? तो इस 1 दिन वाले सेमिनार की ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें, तनख्वाह वाले गार्ड को तो तनख्वाह देते ही हैं, वो इस जॉब की वजह से आउटफ्लो नहीं, लेकिन वो जो एक और गार्ड लाना पड़ेगा 2,000 रुपए पे करके, वो 2,000 रेलिवेंट है, क्योंकि जॉब होगी तो 2,000 देंगे, नहीं होगी तो नहीं, तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। और मिसाल, जो सेमिनार यहां पर करना है आई कैप ने, उन्होंने कहा है कि हमें यहां पर ना वो एसी चाहिए, वो क्या कहते हैं उनको, चिल्लर चाहिए, वो तो है नहीं, किराए पे लाना पड़ेगा। उस 1 दिन के लिए जो चिल्लर किराए पे लाना पड़ेगा, उसका किराया रेलेवेंट है। क्यों? जॉब होगी तो चिल्लर किराए पे लाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लाएंगे। और ये जो एसी यहाँ लगे हुए हैं, ये 2-2 लाख के खरीदे थे, इनकी 1 दिन की डेप्रिसिएशन है। क्यों इरेलीवेंट? क्योंकि खरीद चुके हुए हैं, 3-4 साल चलना है, 3-4 बाद रिप्लेस होना है। तो इस जॉब की वजह से नहीं ये 1 दिन की डेप्रिसिएशन इनकी और हो रही, लेकिन चिलर का 1 दिन का किराया वो रेलेवेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि इस एरिया के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, इस तरह के सेमिनार नहीं करवाने, 20,000 देके चुप करा देंगे। ये जो 20,000 रुपए देंगे, ये रेलिवेंट कॉस्ट है, आई कैप को तो नहीं देने, लेकिन इस जॉब की वजह से 20,000 रुपए जेब से जाने। तो रेलिवेंट 2 चीजें बताई हैं, इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा वो रेलिवेंट इनकम है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा, की वजह से कह रहा हूं, देखिए मैंने जो आखिर में 20,000 कहे वो आई कैप को नहीं देने, और ना ही सेमिनार जिसने कंडक्ट करना है उसकी फीस है, लेकिन बस इसकी वजह से खर्चा करना पड़ेगा। तो इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। ऐसी रेलिवेंट की एक और मिसाल देता हूं। अगर आई कैप का सेमिनार 1 दिन का यहां अलाउ किया तो
आईसीएमए वाले कहेंगे कि आईकेप का सेमिनार अलाउ किया, करके दिखाओ जरा, नहीं करने देंगे तुम्हें। गार्डन टाउन कैंपस पे पथराव करेंगे हम। अच्छा, अब पैक वालों को गार्डन टाउन कैंपस पे भी 2 गार्ड रखने पड़ जाएंगे उस दिन। सेमिनार यहां हो रहा है गुलबर्ग में, लेकिन गार्डन टाउन कैंपस में गार्ड रखने पड़ जाएंगे। उनका जो खर्चा होगा वो रेलिवेंट है, लेकिन सेमिनार तो गुलबर्ग में हो रहा है, इसकी वजह से वो खर्चा देना पड़ेगा। तो जो इस जॉब की वजह से इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, जो इस जॉब की वजह से आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। तीसरी बात, जिस दिन सेमिनार होना है हर रोज, चूंकि कैंपस बंद है आजकल, वो जो 55T वाला है बंद है, क्लासेस नहीं है, तो बंद कैंपस होने की वजह से 3 गार्ड रखे हुए थे डेली वेजेस पे। डेली वेजेस पे 3 गार्ड रखे हुए थे। उस दिन चूंकि कैंपस खुला होगा, सेमिनार हो रहा होगा, तो उनमें से 2 को उस दिन फारिग कर देंगे। 3 गार्ड रखे हुए हैं, पर डे वेजेस देते हैं, क्योंकि कैंपस बंद होता है। उस दिन चूंकि कैंपस खुलेगा तो 3 में से 1 काफी है, 2 को कहेंगे नहीं रहने दो, आज छुट्टी करो। तो वो जो उनको डेली वेजेस देते थे उस दिन की छुट्टी करवा देंगे उनकी, तो 2 लोगों का पैसा बच गया। अच्छा, वो जो पैसा बचा वो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो गया, वो रेलिवेंट इनकम है। तो एक आउटफ्लो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट इनकम है। और मिसाल, यहां कुछ खराब से टिश्यू पड़े हुए थे और इतने भी खराब नहीं थे खैर, लेकिन कुछ खराबी थी और उनको बस फेंकना था। और फेंकना था तो किसी को पैसे देके यार इसको जरा दूर फेंको। उसने वो टिश्यू फेंकने के 1000 रुपए लेने थे, फालतू पड़े हुए हैं, फेंकवाने लगे थे, 1000 रुपए देके फेंकवाने थे। सेमिनार हो गया, सोचा उनको दे देंगे गिफ्ट, वो इस्तेमाल ही कर लेंगे, खुश हो जाएंगे कि टिश्यू इस्तेमाल फ्री दे दिए। तो अब ये जो 1000 खर्च करना था टिश्यू फेंकवाने पे, वो बच जाएगा। तो ये रेलिवेंट इनकम है। तो एक आउटफ्लो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट इनकम है। चौथा प्रिंसिपल, चूंकि कैंपस बंद था तो इर्द गिर्द के ऑफिसेस को डेली बेसिस पे कार पार्किंग की फैसिलिटी दी हुई थी और उनको उस फैसिलिटी का चार्ज करते थे। जिस दिन सेमिनार हुआ उस दिन वो फैसिलिटी उनको मना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के गेस्ट की गाड़ियां होंगी। तो इसमें क्या रेलिवेंट लग रहा है? हर रोज हम एक पार्किंग की इनकम कमाया करते थे, उस दिन भी कमानी थी। अगर इस जॉब को हां कर दिया तो उस दिन की पार्किंग इनकम नहीं आ सकेगी। तो एक इनफ्लो होना था, इनफ्लो कह रहा हूं, प्रॉफिट नहीं कह रहा, इनफ्लो, कैश इनफ्लो, एक इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से अब नहीं हो सकेगा, वो एक रेलेवेंट कॉस्ट है। तो 4 चीजें हैं, इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलेवेंट इनकम है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलेवेंट कॉस्ट है, एक आउटफ्लो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, रेलेवेंट इनकम है, एक इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट है। फिर से रिपीट, इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलेवेंट इनकम है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलेवेंट कॉस्ट है, एक आउटफ्लो होना था अब बच जाएगा, रेलेवेंट। अच्छा, इसी की एक आपसे और मिसाल पूछता हूं। सोच रहे थे कि पेंट करवा लें बिल्डिंग को, चलो 1-2 कमरे और बना लेते हैं, 2-4 गार्ड और रख लेते हैं, महंगे वाले गार्ड खरीद लेते हैं, चलो रहने दो, तो खर्चा बच गया, सेव हो गया है, रेलिवेंट इनकम हो गई है। चलो 15 लाख लगा के तो अच्छी रिपेयर करा लेते हैं, नहीं नहीं रहने दो, तो बच गए, इनकम हो गई। ये रेलिवेंट, ये मतलब है खर्चा होना था बच गया। फिर होना था, पक्का होना था, कूड़ा फेंकवाना था, पैसे देने थे,
गार्ड रखना था, पैसे देने थे, इस जॉब की वजह से वो सेव होगा। ये नहीं कि हम 50 खर्चे सोच रहे थे फिर आइडिया बदल गया, वो सेविंग नहीं है। एक खर्चा होता था, होना था, ये जॉब ना होती तो होना था वो खर्चा, दिहाड़ी देनी थी, लाजमी होते हैं, गार्ड रखने पड़ते हैं, बाय लॉ रखने पड़ते हैं। पुलिस ने कहा हुआ है कि खाली बिल्डिंग नहीं छोड़नी है आपने। गालिब मार्केट थाने से लोग चेक करने आ जाते हैं गार्ड ना रखे हो तो गार्ड रखने थे, डेली वेजेस देनी थी, अगर ये जॉब ना होती तो होने वाला था वो खर्चा। इस जॉब की वजह से उस दिन 2 गार्ड को छुट्टी देनी पड़ेगी। ये है रेलिवेंट इनकम। ये रेलिवेंट इनकम नहीं है कि हम खुद से ही सोचते रहे कि चलो क्यों ना सबकी पार्टी कर दें। नहीं नहीं, रहने दो। तो ये खर्चा होना था, सेव हो गया, तो ये रेलिवेंट इनकम हो गई है। नहीं, ये नहीं है रेलिवेंट इनकम। एक खर्चा पक्का होना था, इस जॉब की वजह से सेव हो रहा है, यानी ये जॉब ना होती तो, ये जॉब ना होती तो फिर होना था, वो सेव होगा, तो उसको रेलिवेंट इनकम कह रहे हैं। तो ये जो फाइल शेयर की है आपसे, पहला पेज इसका सारा पढ़ लें। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, पहला पेज सारा पढ़ लें। इसी की मैंने आपको समरी बताई है, एक बार पढ़ लें सारा तो फिर मैं आगे चलता हूं। जी मिलती जुलती चीजें ही हैं। इस माने में हो सकता है कि अनअवॉइडेबल वो होती है जो अवॉइड नहीं हो सकती, यानी जैसे मैंने कहा गार्ड की सैलरी है, वो लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड है कि हर वक्त यहाँ गार्ड अवेलेबल होना चाहिए। लॉ वालों ने इन्फोर्स करने आ जाना है गार्ड क्यों नहीं रखा हुआ, तो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमने करना ही करना है खर्चा। कमिटेड भी होता इसी मायने में है। कमिटेड इस सेंस में कह सकते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय को कहा जी हर महीने हम तुम्हें सैलरी दिया करेंगे, हम तुम्हें कमिट कर चुके, ये काम होना हो हम तुम्हें सैलरी देंगे, तो ये कमिटेड कॉस्ट है। लेकिन है तकरीबन एक जैसी चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत है। अच्छा ये ना एक है, हाँ कर दे। अच्छा ये एक बिल्कुल बचपन का सवाल है और ये मैं जबानी बस बता के गुजारता हूँ। ये अगर सामने पढ़ा नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, उस फाइल में पढ़ लें, वैसे तो मेरे ख्याल में पढ़ा जाएगा। पढ़ लें एक बार तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको। पढ़ा जा रहा है कि जूम इन करूं?
अच्छा वो ऑनलाइन वाले जिनसे नहीं विजिबल हो रहा, वो जो फाइल पीडीएफ की दिया ना उसमें दूसरे पेज पे है। अच्छा जो लोग लेट आए थे, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मैं बस वैसे ही सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ये बीएफडी अभी नहीं शुरू हुआ, वरना मैं सवाल इस तरह स्लाइड पे नहीं दिखाया करूंगा, बुक में पढ़ा करेंगे, मैं बोर्ड पे सॉल्व किया करूंगा। ये तो अभी सिर्फ टॉपिक मैंने गुजारना है। कहानी ये है कि हम मैसर्स क्वीनकॉर्प हैं और हम एक प्रोडक्ट पीसी बनाया करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पीसी है। टोटल कैपेसिटी हमारे पास साल के 10,000 यूनिट्स बनाने की है, लेकिन हम बनाते सिर्फ 6,000 है। 6,000 किधर लिखा है? हम अभी इस वक्त 6,000 बनाते हैं, तो बना ले पूरे 10,000, क्यों 6,000 बनाते हैं? डिमांड ही नहीं होगी। तो इस वक्त हम 10,000 कैपेसिटी वाले प्लांट से 6,000 यूनिट्स बनाते हैं, नहीं है डिमांड। हमारे कंपेटिटर है टेक्नोलॉजी, और वो हमारे ही प्रोडक्ट का एक कंपेटिटर एसजी बनाता है। हमारा प्रोडक्ट है पीसी और एक और प्रोडक्ट है एसजी। तो जो हमारा कंपेटिटर है उसने हमें अप्रोच किया, उसने कहा कि तुम्हें लोग ज्यादा लिफ्ट तो कराते नहीं है, मेरा प्रोडक्ट हिट है, तो तुम जो खाली बैठे रहते हो तो हमारे प्रोडक्ट भी तुम ही बना दो, स्टिकर उस पर हमारा लगेगा। हम दोनों को पता है कि अंदर से चीजें दोनों एक ही हैं, लेकिन बस हमारा नाम बिकता है। तो तुम हमें 4,000 यूनिट्स बना दो, क्योंकि अभी हमारे पास है ना जगह, 10,000 में से 6,000 अपने बनाते हैं, चलो 4 उसके बना देंगे। तो वो हमें उन 4,000 यूनिट्स के लिए अप्रोच कर रहा है कि हम उसको 4,000 यूनिट्स बना दें, और रिक्वायरमेंट ये है कि हम उसको हाँ बोलें या ना बोलें। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बताया कि हमें वो इन 4,000 यूनिट्स के कितने पैसे देगा, लेकिन अज्यूम कि जितने का हम अभी बेचते हैं उतने का ही बेच लेंगे। तो इन 4,000 के बदले इनटू 15,000 जो हमें उससे पैसे मिलेंगे, रेलेवेंट इनकम है कि नहीं? बिल्कुल है। 15,000 रुपए इंटू 4,000 रेलिवेंट है कि 15,000 रुपए इंटू 10,000 रेलिवेंट है? उसको तो 4,000 बेचना है, तो 4,000 की एक जॉब है जिसको हाँ या ना बोलना है। तो 15,000 इंटू 4,000 रेलिवेंट इनकम है, ये ले। रेलिवेंट इनकम हो गई, ये आखिर में 4,000 इंटू 15,000 ये रेलिवेंट इनकम है। हमें 4,000 बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, ये उसके खर्चे हैं, लेकिन ये वो हैं जो अभी इस वक्त हम एक यूनिट बनाने में खर्च करते हैं। 5,000 रुपए का मटेरियल लगाते हैं। अब चूंकि हम 4,000 यूनिट्स और बनाएंगे तो उन पे भी मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो ये मटेरियल कॉस्ट रेलिवेंट 4,000 इंटू 5,000 रुपए।
लेकिन जब हम सप्लायर से बात करेंगे तो सप्लायर ने कहा है कि तुम जब मुझसे और मटेरियल खरीदोगे तो मैं तुम्हें रेट कम कर दूंगा, 2% डिस्काउंट देने को वो तैयार है। तो एक तो ये कि हमें इन 4000 यूनिट्स के लिए मटेरियल 5000 रुपए का नहीं पड़ना, इतने का पड़ेगा। ये जी जी मैं बताता हूँ, ये नजर आ रहा होगा कि लाइट ऑन करनी पड़ेगी? जी बोलिए आप। जी जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो हम इन 4000 यूनिट्स को बनाएंगे, उस पे मटेरियल 5000 नहीं इतने का पड़ेगा, ये बनता है 4900। तो 4000 इंटू 4900 रेलिवेंट है कि 4000 यूनिट्स इंटू 5000 रुपए रेलिवेंट, 4900। लेकिन इस जॉब की वजह से वो जो हमने अपने 6000 बनाने थे उन पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उन 6000 रुपए पे जो हम 100 रुपए बचाने वाले हैं, अगर हम 6000 अपने लिए बनाते तो कितने का मिलता मटेरियल, इसकी वजह से वो उनके लिए भी 100 रुपए छोड़ देगा। तो ये जो बचत है ये एक रेलेवेंट इनकम है, ये रेलेवेंट इनकम आ गई। जो हमने 6000 यूनिट्स अपने बनाने थे उनके लिए मटेरियल खरीदना था, उन पे 100 रुपए बच जाएंगे। तो एक खर्चा होना था 5000, इस जॉब की वजह से 100 बचेगा, रेलेवेंट इनकम है। हाँ जी यहां तक क्या कर दें, यहां तक ओके। अच्छा, और ये बात भी बता चुका, ये इन 4000 पे इतना मटेरियल लगेगा, रेलिवेंट है। लेबर लगती है 3000 एक यूनिट के लिए। तो हम अब अपने उस कस्टमर को 4000 यूनिट्स बना के देंगे तो उस पर लेबर लगेगी, रेलिवेंट इररेलेवेंट? 4000 यूनिट्स बनाएंगे, 3000 पर यूनिट लेबर लगती है, रेलिवेंट है। लेकिन लेबर के नखरे बढ़ जाएंगे, लेबर कहेगा जी मैं तो अपना रेट बढ़ा दूंगा। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेबर विल डिमांड एन एडिशनल 500 ऑन ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जो हमने 4000 यूनिट्स बनाने हैं उस पे तो अब 3000 की बजाय 3500 पड़ने वाला है। हमें लेबर 3 नहीं 3500 का मिलेगा, ये तो रेलिवेंट है। इसकी वजह से जो हमने अपने 6000 बनाने थे उस पे भी 500 महंगा हो जाएगा, इसकी वजह से। अच्छा 6000 इसके लिए बनाने, लेकिन इसकी वजह से उनपे 500 एक्स्ट्रा पड़ना है, वो भी रेलिवेंट है। जो 4000 बनाने इंटू 3500 वो तो रेलिवेंट है, और जो हमने अपने 6000 बनाने थे उन पे 500 जो एक्स्ट्रा पड़ेगा वो भी इस जॉब की वजह से पड़ेगा, वो भी रेलिवेंट है। जी यहां तक बताइए कोई सवाल? स्पेयर टाइम भी तो हो सकता है इसमें, लेबर है नहीं ना, कोई होता तो। फिर हम एक यूनिट बनाते हैं और हमें उस पे 2000 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स पड़ते हैं, वेरिएबल 2000 रुपए के वो ओवरहेड्स पड़ते हैं। इनके बारे में यहाँ पर दोबारा कुछ नहीं कहा, तो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। 4000 और बनाएंगे तो उन पे भी पड़ जाएंगे। तो 4000 इंटू 2000 ये हमारे रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स पड़ेंगे, वेरिएबल है, प्रोडक्शन करेंगे तो पड़ेंगे, तो ये भी एक रेलिवेंट कॉस्ट है। अभी इस वक्त फैक्ट्री बेशक हम पूरी यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन है। अब पूरी फैक्ट्री यूटिलाइज करेंगे तो वो 12 मिलियन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि तभी तो फिक्स्ड है। तो उस 12 का तो कुछ नहीं करना, लेकिन हमें शायद हो सकता है कि सुपरवाइजर एक्स्ट्रा रखने पड़े। एडिशनल हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ जाएंगे, तो ये 8 लाख रेलेवेंट है। ये एडिशनल 8 लाख रेलिवेंट है और ये वेरिएबल ओवरहेड ये वाला, चूंकि वो हमारा कंपेरेटर हमसे बेहतर है और अब जब वो मार्केट में अपने सप्लाई और बढ़ाएगा
तो अभी जो बचे कुचे लोग हमारे पास आ जाते थे वो भी वहीं चले जाएंगे, तो हमें फिर अपनी प्राइस गिरानी पड़ जाएगी। इसकी सप्लाई बढ़ने की वजह से और सेल सर्विस अच्छी होने की वजह से हमारी प्राइस विल कम डाउन टू 14,500। यानी हम जो अपने 6,000 यूनिट्स बेचा करते थे, 15-15 हजार के बेचते थे, इस कंपटीशन के और बढ़ने की वजह से उसको 14,500 पे लाना पड़ेगा। तो ये 500 का नुकसान रेलिवेंट है। 15 का बेचना था, अब इसकी वजह से 14,500 पे प्राइस करनी पड़ेगी, तो ये 500 भी रेलिवेंट है। ये 500 का डिस्काउंट रेलिवेंट है। 6,000 4,000 वो जो हम अपने 6,015 के बेचते थे वो 14,500 पे बेचने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर 500 रुपए का नुकसान, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। इसका कंटिन्यूस इफेक्ट नहीं होगा? क्या क्या कंटिन्यूस इफेक्ट यानी कई सालों में होगा, अगर ये कई ईयर्स तक चलेगा। बैच वाइज नहीं चल सकता कि हमारे पास इतनी जो है ना कोई साल का 10,000 6,000 4,000 ये एक साल का है, तो अब आप कह रहे हैं कि हर साल में। मार्केट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो कंपटीशन की वजह से उसका इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा ना। तो मैं शॉर्ट टर्म पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कहीं है भी नहीं ना कितने साल तक चलेगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ। कई साल होते तो फिर ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल हो जाता। और लास्ट चीज, हमें इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एक आफ्टर सेल सर्विस भी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी 5 लाख पर एनम पे, तो ये भी हमारी एडिशनल कॉस्ट। और अब भी अगर प्रॉफिट है तो हाँ बोल देंगे जी। जो हमें बेसिकली कुछ रेवेन्यू छोड़ना पड़ रहा है 500 रुपए पर यूनिट, ये आगे भी जब हम बेचेंगे अपने यूनिट्स उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जी जी, मैंने बात समझ ली थी, कई साल तक चलेगा ना, तो कई साल है नहीं ना इस वक्त सवाल में, हमें कई ईयर्स तक ये छोड़ना पड़ेगा ना। अब कितने ईयर्स तक छोड़ना पड़ेगा पता नहीं ना, अभी कहीं इसमें ईयर्स की तो बात ही नहीं हो रही। जब हम डिसीजन करेंगे इसको लेने का, हाँ। तो कॉस्ट के रेलेवेंट होनी नहीं चाहिए। कितनी बताएं ना, कितने साल? सर वो मतलब अगर ये जो प्रोडक्शन पीस है ये सिर्फ मतलब अगले 6 महीनों में खत्म हो जाएगी, कह रहा हूँ साल में हो जानी है, और आगे 6 महीने नहीं, साल आगे कह रहा हूँ ना, साल आगे। अगली प्रोडक्शन भी मतलब इसी एक साल में मतलब ये साल है, अब आगे बोले। अच्छा सर सेल प्राइस जो हमने लिया 4,000 यूनिट्स जो हम उसे बेच रहे हैं वो नहीं बताई थी इसलिए 15 ले ली, नहीं जब नहीं बताई तो 15 ले ली, तो सवाल वाला बता देता, कुछ नहीं बताया ना, 15 तो हम ले लेते, 14,500 ले ले तो भी प्रॉफिटेबल ही है। ठीक है जी, ये सवाल। चलिए मगरिब पढ़ लें और फिर आगे चलते हैं इसके बाद। जी जी बोले। उसी के साथ से पहले सवाल में सर यहाँ पे ऐसी की बात नहीं हो रही कि जो प्रोडक्शन हमने की है करते हैं, हाँ, ये जो प्राइस में जो हमारी रिडक्शन आई है उसी की वजह से आई है, वो तो जनरल अपने को आफ्टर सेल सर्विस उसकी बेहतर है तो उसकी वजह से वो अपनी प्राइसेस जो है जनरल फैक्टर की वजह से अपनी प्राइसेस कम। उससे पहले क्या लिखा हुआ सेंटेंस के शुरू कहाँ से हो रहा है? हाँ, कैसे बढ़ जाएगा कंपटीशन? कंपटीशन बढ़ कैसे जाएगा? कंपटीशन बढ़ कैसे जाएगा? मार्केट लीडर हो जाएगा, मतलब मार्केट वो सप्लाई ज्यादा करेगा। हाँ, तो सप्लाई ज्यादा करेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा ना। एंड दोनों रीजन है। However, due to increase in competition, but this is a minor issue, mainly because well-known after services. However, due to increase in competition and because well-known services, तो increase in competition की वजह से भी है ना, तो जब वो सप्लाई बढ़ा लेगा कंपटीशन तब बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ाएगा तो हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी, इसलिए रेलेवेंट है। वो जो आगे बात कनेक्ट हो रही है ना, एंड बिकॉज ऑफ वेल नोन, तो इससे ये उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो नॉर्मली होता है ना, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस
कम होती है, लेकिन चूंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो इसलिए ज्यादा लोग भागने लगेंगे उनकी तरफ, तो हमें इनको रोकने के लिए फिर डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो पूरी बात का कनेक्शन है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और चलें आगे चलते हैं। ये तो थी जनरल बात कि 4 टिप्स बताई मैंने कि इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा रेलेवेंट कॉस्ट है, एक आउटफ्लो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा रेलेवेंट इनकम है, एक इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट। ये जनरल बात हो गई। अब कुछ स्पेसिफिक मसाइल हैं जिन पे बातें तो यही 4 ही लगेंगी, लेकिन कुछ किताबों में इनको ज्यादा डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर गिर गया, अब मैंने इसको ऐसे उठा लिया, कॉन्सेप्चुअल बात थी, मार्कर गिरा, मैंने झुक के उसको उठा लिया। अब इसमें सिर्फ मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि अच्छा अगर मार्कर ज्यादा नीचे गिरा है और आपकी टांगें इतनी हैं तो फिर आप घुटने बेंड कर लें तो अच्छा है, अगर मार्कर ऐसे है तो फिर आप ऐसे कर लें, आपकी टांग में दर्द है तो फिर ऐसे कर लें। इसको मजीद तफसील करना है तो कर लें। मेन बात क्या है, मार्कर गिरा है झुक के उठा लेना है। उसको फैलाना है तो फैलाया जा सकता है। 4-5 सिनेरियो डिस्कस कर लिए कि अगर आप इस एंगल पे खड़े थे तो टांगें इतनी बेंड कर लें, पीछे दीवार नहीं थी तो झुक जाएं, जो जमीन है वो ज्यादा सख्त थी तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएं। मुख्तलिफ सिनेरियो डिस्कस कर लिए, वरना अगर सिनेरियो ना भी डिस्कस करते, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि झुके मारकर उठा लें। तो रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट इनकम क्या है, बुनियादी तो 4 असूल ही हैं, लेकिन कुछ किताबों ने क्या किया, इनको मुख्तलिफ सिनेरियोज में बांट दिया कि अगर ये हो तो रेलिवेंट क्या होगा, ये हो तो रेलिवेंट क्या होगा। अब ये सिनेरियो बेस उन्हीं 4 बातों पे ही है, लेकिन बस सिनेरियो क्रिएट कर दी, याद कर लेंगे उन सिनेरियोज को, एक बार दिमाग से गुजर जाएं तो टाइम बच जाएगा। तो इसी तरह से मैं कुछ सिनेरियोज बता रहा हूं, बुजुर्गों के बनाए हुए सिनेरियोज हैं, कुछ मैंने इसमें खुद भी चीजें ऐड कर दी। तो ये सिनेरियोज हैं उन्हीं 4 बातों पे बेस्ड, लेकिन किस चीज के सिनेरियोज, मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट कर दी, और उसमें वो जो खुद टाइम लगा के सोच रहा था कि इसमें रेलिवेंट क्या है, वो उन किताब वालों ने बता दिया कि इस सिचुएशन में ये रेलिवेंट है, इस सिचुएशन में ये रेलिवेंट है, ताकि जो सोचने पे टाइम ना भी लगाना चाहे वो इन मिसालों को लेके आगे चल ले। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है, ये किस बेस पे क्रिएट किए गए होंगी मिसालें, उन्हीं 4 असूल। तो पहले हम मुख्तलिफ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, और मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। मैं इसकी मिसाल ये दे देता हूं कि हमारा बिजनेस है जो एक स्टैंडर्ड साइज की प्लास्टिक चेयर्स बनाता है फॉर हाउस होल्ड यूज। एक स्टैंडर्ड साइज की प्लास्टिक चेयर्स हमारा बिजनेस बनाता है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। हमें एक ऑर्डर मिला एक कस्टमर की तरफ से, उसने कहा कि मुझे ना 300 चेयर्स चाहिए प्लास्टिक वाली, लेकिन छोटे साइज की। हमने ना बच्चों के प्ले ग्रुप्स और लाइब्रेरीज, एक स्कूल वालों ने हमें अप्रोच किया, हमें छोटे साइज की प्ले ग्रुप वगैरह के लिए प्लास्टिक, डिजाइन यही जो आप लोगों का है बड़ा अच्छा, हमें बस इसी डिजाइन की छोटी आप 300 चेयर्स बना दें। अब ये एक हमें ऑफर, एक ऑर्डर, एक प्रपोजल कह लेते हैं इसको, ये एक प्रपोजल मिला है जिसमें 300 चेयर्स हमने उन स्कूल वालों को बना के देनी है। तो इस वक्त एक डिसीजन ये करना है कि उन स्कूल वालों को ये चेयर्स 300 बना के दें या ना दें। उन्होंने कहा है कि हम आपको पर चेयर 1500 रुपए देने को तैयार हैं। तो डिसीजन ये करना है कि हमें 1500 रुपए की प्राइस एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये इस वक्त एक प्रपोजल है। इस प्रपोजल को हाँ या ना करने के लिए हम कौन कौन सी आइटम्स इस्तेमाल करेंगे जो इस प्रपोजल के लिए रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट कौन सी हैं कौन सी नहीं है वही 4 बातें। इस जॉब, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होना था इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, वो रेलिवेंट इनकम है।
एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से जाया हो जाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट है। बातें वही चार हैं लेकिन उनको मुख्तलिफ सिनेरियोज में बांटा हुआ है। अब इन 300 चेयर्स के लिए रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए होंगे? मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, हो सकता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी है वही चाहिए हो सकता है किराए पे लानी पड़े। पहले मटेरियल की बात करते हैं कि इस जॉब के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैं इस जॉब को बेस बना के मटेरियल समझाने लगा। इस जॉब के लिए जो प्लास्टिक रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल जो प्लास्टिक रिक्वायर्ड है, प्लास्टिक हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके फिर चेयर्स बना लेते हैं। तो हमें इस जॉब के लिए लेट से 600 केजी ये मटेरियल चाहिए। इस जॉब के लिए ये जो 600 किलो यूज होगा, इस 600 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी ये बताने लगा। इस जॉब के लिए जो 600 किलो मटेरियल यूज होगा उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? क्यों चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट? हमने इस जॉब पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखना है, प्रॉफिटेबल हुआ तो हाँ बोल देंगे, नहीं हुआ तो ना बोल देंगे। तो हमें इस जॉब पे लगने वाले 600 किलो मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज क्या हैं, मैंने ये सारे सिनेरियो लिखे हुए हैं, वो जो फाइल शेयर की है लिखे हुए, इसलिए बस समझ लीजिएगा बात को। और वैसे भी ये सारा कुछ जो इस वक्त मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करा रहा हूं, बस आपके लिए एक मेमोरी का शो चल रहा है। अगर कॉस्ट बिल्कुल भूल भाल गए, बस एक चल रहा है शो, इसमें जितना भी पकड़ सकें, जितना भी रिटेन कर सकें बहुत है। अगर मेन रेलिवेंट कॉस्ट सीख गए तो बस यही मकसद था मेरा, ये 2-4 क्लासेस की डिस्कशन करना। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेनली जो है वो बीएफडी स्टार्ट होगा। जो 600 किलो प्लास्टिक चाहिए वो प्लास्टिक वही है जो हमारे मेन प्रोडक्ट में भी यूज होता है। जो हमें मटेरियल चाहिए वो वही प्लास्टिक है जो हमारे इन मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। और हमारे स्टोर में नहीं पड़ा हुआ, खाली पड़ा है स्टोर, तो ये 600 किलो खरीदना पड़ेगा। अगर ये जॉब की 600 किलो खरीदना पड़ेगा, क्या रेलिवेंट होगा? इसकी क्या कॉस्ट रेलिवेंट होगी? जितने का खरीदेंगे तो हमारे लिए जिसको खरीदना जितना कॉस्ट करेगा वो रेलिवेंट। तो इस शाख पे रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? उसकी परचेज कॉस्ट। तो इस शाख पे रेलिवेंट कॉस्ट हो गई उसकी परचेज कॉस्ट, कि जितने का खरीदेंगे या जितने का पिछले महीने मिलता था, जितने का अब मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, हमें जो 600 किलो मटेरियल चाहिए इस जॉब के लिए वो वही है। कौन सा वही है? जो हमारे मेन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और स्टोर में पड़ा हुआ है। तो फिर जितने का खरीदा था वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो था, हमारा डिसीजन जो भी हुआ वो था बदल जाएगा। हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है 250 रुपए किलो खरीदा था, तो ये 250 रुपए किलो जेब से चला गया हुआ है। अब हमारा डिसीजन हाँ हो या ना हो, इस 250 पे क्या असर पड़ेगा? हम अगर ना कर दें तो ये 250 खर्च हो चुका हुआ है, हाँ कर दें तो भी 250 खर्च हो चुका हुआ है। तो ये तो रेलिवेंट नहीं है। फिर रेलिवेंट क्या होगा? स्टॉक में पड़ा क्यों है? क्योंकि हमने स्टॉक में रखना होता है, हमने यूज करना होता है, हमने एक सर्टेन लेवल रखना होता है स्टॉक में। अगर ये पड़ा हुआ वाला इस जॉब पे यूज कर लिया तो और लाके रखना पड़ेगा, क्योंकि रखना होता है। हमारे मेन काम में चाहिए होता है, हमने इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना होता है, इसलिए रखा हुआ था। अगर उठा के यहां यूज कर लिया तो और लाके रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो और लाके रखना पड़ेगा, ये जितने का आएगा वो रेलिवेंट कॉस्ट है। जो इस वक्त स्टोर में पड़ा हुआ है वो कितने का खरीदा था
नहीं है रेलिवेंट। क्यों नहीं है? था कभी रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि था नहीं बदलेगा, अब था थी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो जो खर्चा हो चुका था वो अब नहीं बदलेगा, तो वो रेलिवेंट नहीं है। जो फिजिकल पड़ा हुआ है वो उठा के इस्तेमाल कर लेंगे बेशक, वो कितने का आया था रेलिवेंट नहीं है। अब उसकी जगह जो स्टोर में और लाके रखना पड़ेगा, वो खर्चा क्यों होगा? क्योंकि ये इसकी वजह से इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो स्टोर खाली होने पे भरना पड़ेगा, तो वो जितने का आएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं इसको, वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो जो हमारे पास स्टोर में पड़ा हुआ था चाहे नहीं पड़ा हुआ था, इन एनी केस अगर मटेरियल रेगुलर यूज का है तो जितने का नया मिलेगा वो रेलिवेंट। फिर सुनिए, जो मटेरियल हमें इस जॉब पे यूज करना है, ये क्या है? वो वही है जो हमारे मेन प्रोडक्ट में यूज होता है, चाहे स्टॉक में पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? कि अब जितने का खरीदेंगे। तो इस शाख का जवाब भी यही है। अगर करंट कॉस्ट कम हो तो जो कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2.5 करोड़ की थी, अब 250 की है, 250 रेलिवेंट। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा वो रेलिवेंट है। तो अब जो एक्स्ट्रा जेब से खर्च होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि हम इस जॉब को हाँ करें या ना करें, वो जो पास्ट का खर्चा था वो तो नहीं बदल सकता ना, अब उस पर तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पास्ट कभी भी रेलिवेंट नहीं होता। कोई रिस्पॉन्स तो दें। ओके नहीं चलिए ना करें, ओके पूछ ले और पूछ लें। कौन से 50 का? हमने 250 का खरीदा था, अब 200 का मिलता है। हाँ 50 को कम यार, क्योंकि ये मैं तो ये लगा रहा हूं ऐसे वाला। देखें, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट है। इस जॉब की वजह से 200 खर्च होगा वो रेलिवेंट है। पहले ये 400 का खरीदा था चाहे 40 का खरीदा था, ये एक पास्ट हो चुकी चीज है। इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा क्या होगा? 200 खर्च होगा। अगर ये जॉब ना हुई तो वो नहीं होगा, वो है रेलिवेंट चीज जिस पे इस जॉब के हाँ या ना का फर्क पड़ना है। देखें, आपने इस वक्त ये डिसीजन लेना है कि आप एक मोबाइल है वो खरीदें या ना खरीदें, ये डिसीजन लेना है। अगर ये डिसीजन आपने फाइनेंशियल फैक्टर्स की बेस पे लेना है तो इसकी प्राइस सोचेंगे ना कि इसकी प्राइस इतनी है, मोबाइल खरीदना है कि नहीं खरीदना। इस डिसीजन के लिए क्या ये फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा कि वो जो आज से 15 साल पहले मोबाइल खरीदा था वो 25,000 का खरीदा था? क्यों नहीं? इस मोबाइल के खरीदने ना खरीदने से वो पास्ट बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। तो पास्ट रेलिवेंट नहीं होता कभी हमारे किसी भी डिसीजन के लिए। हाँ, हमने पास्ट से कुछ सीखा होता है, लेकिन पास्ट में हो चुका काम रेलिवेंट नहीं। वो जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। कोई भी चीज रेलिवेंट तब होगी जब हमारे डिसीजन के हाँ या ना होने से उस पर फर्क पड़ना होगा। हाँ होगा तो 200 रुपए खर्च होंगे, ना होगा तो 200 रुपए खर्च नहीं होंगे। हाँ होगा तो 300 चेयर बेच के पैसे मिलेंगे, ना होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीजें होती हैं रेलिवेंट। तो जो मटेरियल जी क्वेश्चन था ना 50 का किधर गया, ये चीज हमारी बुक्स में तो हम डबल एंट्री तो डाल भी नहीं रहे। हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को, हम ना इस वक्त अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। ये अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग होती है हिस्टोरिक चीजों की, कि जो हुआ था उसका डेबिट क्रेडिट क्या जाना है। हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये फ्यूचर बेस्ड होती है। जो मटेरियल इस जॉब के लिए चाहिए था 600 किलो, अगर रेगुलर यूज का है तो चाहे स्टॉक में हो चाहे ना हो, जितने का नया मिलेगा। लेकिन अगर ये मटेरियल वो वाला प्लास्टिक नहीं है, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता होगा, ये बच्चों के लिए चेयर्स चाहिए, तो जो हमें 600 किलो प्लास्टिक इस जॉब के लिए चाहिए वो हमारे मेन यूज का नहीं है, हमारे रेगुलर यूज का नहीं है। जब नहीं है तो फिर हमारे पास भी नहीं होगा। तो अगर ये जॉब करनी हुई तो खरीद के ले आएंगे, तो क्या खर्चा होगा? तो इसका जवाब भी वही है।
जो मटेरियल चाहिए हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, स्टॉक में भी नहीं है, तो खरीद लाएंगे। तो इस जॉब की वजह से जो इनके खरीदने पे खर्चा होगा वो रेलेवेंट। लेकिन अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो यहां ठीक है, फोकस तो नहीं हो खराब हो रहा, लेकिन अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ अभी, ये हमारे काम का नहीं है, तो पहले कभी होता होगा, अब नहीं होता। जैसे घरों के अंदर अगर बचपन के कपड़े पड़े हुए हैं तो होते थे कभी इस्तेमाल, पड़े हुए हैं फालतू, पुरानी जूतियां पड़ी हैं, होते थे कभी इस्तेमाल, कभी होता था, अब नहीं होता, लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ है। वो रिसोर्स जो अवेलेबल है, कितने का खरीदा था, इररेलेवेंट, क्योंकि था, चूंकि हमारे काम का नहीं है, तो इस जॉब के ना होने पे हमने कुछ ना कुछ तो सोचा ही हुआ था इसके लिए। हमेशा तो संभाल के नहीं, अम्मी तो है नहीं जिसने बचपन के कपड़े संभाल के रखने ही थे, हमारे बच्चों के लिए भी रखने थे। बिजनेस है, हमारे पास फालतू चीज स्टोर में पड़ी है, हमने यकीनन इसका कुछ ना कुछ हल सोचा हुआ था, और कोई बेहतर हल ही सोचा होगा। क्या क्या हल हो सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो हमने इसको कुछ ना कुछ ठिकाने लगाने का हल सोचा हुआ था। अब वो जो ठिकाने लगाना था, बेचना था, उससे कोई पैसा आना था, हम सोच चुके थे, और वो पैसा मिलना था। इसको अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो कितने का खरीदा था, इररेलेवेंट। लेकिन ये जॉब ना होती तो बेचते और कुछ इनफ्लो होता, अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो अब वो इनफ्लो नहीं होगा, वो हमारी कॉस्ट है। और इस तरह की चीजों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये जो मैंने 4 बुनियादी असूल बताए थे ना, इनमें से जो ये वाली बात बताई थी ना कि इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से नहीं हो सकेगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो जो मटेरियल चाहिए रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में है, उसका यकीनन कोई हल सोचा हुआ था, यकीनन कोई बेहतरी सोचा होगा, कोई इनफ्लो होना होगा, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं हो पाएगा, तो वो इनफ्लो एक रेलेवेंट कॉस्ट है। इनफैक्ट वो इनफ्लो लॉस्ट एक रेलेवेंट कॉस्ट है। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं। ये जो स्टॉक पड़ा हुआ था, ये हमने 150 का खरीदा था, और इसको हम 180 का बेच देते। 150 का खरीदा था, पड़ा हुआ है, और 180 का किसी ने रेट लगा दिया था, हमने इसको बेच देना था उठा के 180 का, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 180 के 30, 150 का खरीदा था, फालतू पड़ा हुआ था, हम इसको 180 का बेचने वाले थे, अब नहीं बेच सकेंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, 180 या 50, हमें तो उसमें 30 का प्रॉफिट होना था। इनफ्लो 180 का 150 जा चुका हुआ है, अब क्या होना था, 180 आना था, तो वो जो 180 आना था वो नहीं आ सकेगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। तो प्रॉफिट नहीं है रेलेवेंट, जो इनफ्लो होना था वो रेलेवेंट। अच्छा, 180 का बिकना था, लेकिन जिसको बेचना था उसके घर पहुंचा के आना था, तो 10 रुपए वहां खर्च हो जाने थे, तो वो लेस कर देंगे, यानी 170 आना था जो नहीं आ सकेगा, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मटेरियल जो 600 किलो चाहिए रेगुलर यूज का है, चाहे स्टॉक में हो चाहे ना हो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी कि अब कितने का मिलेगा। जो मटेरियल चाहिए वो हमारे रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में है, तो जो उसका अल्टरनेटिव सोचा हुआ था यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो रेलेवेंट हो। अच्छा, अगर अल्टरनेटिव्स एक से ज्यादा सोचे हुए थे, तो जो उनमें से बेस्ट था, क्योंकि हमने यकीनन वो एक्शन लेना था जो बेस्ट होना था, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पेज 2 पे जी, केस के अंदर अगर अभी जो मटेरियल जो हमारे पास रखा हुआ है और नॉट फॉर रेगुलर यूज है, उसकी प्राइस 180 है मार्केट में, और हमने अगर रेगुलर यूज नहीं है और स्टॉक में है और उसका मार्केट में रेट 180 है, हम 180 का बेच देंगे या नया 180 का मिल रहा है, मिल रहा है 180 का। अच्छा,
और हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, और हमने जो सोचा हुआ था या हमारे से किसी ने कमिटमेंट की हुई थी कि वो हमें 200 का बॉल खरीद लेगा हमसे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये भी थोड़ी देर बाद, अभी करता हूँ, मुझे सवाल पता है आपका, अभी देता हूँ जवाब। पेज 2 नहीं, पेज 3, इस फाइल में पेज 3, यही सब कुछ जो चाकें बना के दिखाया है, यही सब मैंने इस पे लिख दिया। इसमें एक चीज जो अभी फिलहाल इग्नोर करें, चलें साथ साथ बताता हूं क्या देखें क्या ना देखें। पहला शेडेड ग्रे, मटेरियल इज ऑफ रेगुलर यूज, चाहे स्टॉक में हो चाहे ना हो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है कि अब कितने का मिलेगा। इसमें आगे स्लैश करके एक और बात लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, ये समझ लें। इन तीनों शाखों में क्या रेलेवेंट कॉस्ट है, इन तीनों शाखों में कि अब कितने का मिलेगा। हो सकता है कि हमारी ही एक फैक्ट्री में ये बन जाता हो, तो फिर हम वहां से बनवा लेंगे, तो अब क्या रेलेवेंट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल वाली। क्यों वेरिएबल वाली, क्यों, क्योंकि फिक्स तो होनी है। ये लिखा हुआ स्लैश करके कि जो मटेरियल हमें चाहिए वो रेगुलर यूज का है, तो चाहे स्टॉक में है चाहे स्टॉक में नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट होगी कि अब हमें कितने का पड़ेगा। और दूसरा ग्रे शेडेड, अगर मटेरियल रेगुलर यूज नहीं है तो ए स्टॉक में नहीं है तो अब कितने का मिलेगा, और बी स्टॉक में है। ये जो है ना लोअर ऑफ वाली बात, ये फिलहाल रहने दें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर देखें। वो जो आपने पूछा उसका जवाब है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल वो लोअर ऑफ रहने दें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, जो हमें एक इनफ्लो होना था वो हम छोड़ देंगे, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मिसाल मैंने दी थी 180 की, तो 180 रेलिवेंट है कि 30? 180 इनफ्लो होना था, ये नहीं हो सकेगा। यानी ये हम कुर्बान कर देंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हम कुर्बान कर देंगे। ऐसा चांस कम है वैसे, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम 180 का सेल करने वाले थे। हमें इस जॉब पे जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे रेगुलर यूज का नहीं था। इस पड़े हुए का क्या सोच चुके थे, 180 का बेच देंगे, तो क्या रेलिवेंट है 180। लेकिन हम जिसको 180 बेचने का कह चुके थे, इनफैक्ट वो हमसे 180 में खरीदने का कह चुका था और वो सोच समझ के वादा कर चुका था। हमें पता चला कि ये मार्केट से 160 का मिल रहा है, मार्केट से 160 का मिल रहा है, तो हम इस जॉब पे यूज करना चाहते हैं। 180 को अभी कुछ देर पहले रेलिवेंट क्यों कहा था, क्योंकि एक इनफ्लो आना था, वो कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि इस मटेरियल को यहां यूज कर लेंगे। तो अब हमें पता चला कहीं से कि ये मार्केट से 160 का मिल रहा है, तो 180 की कुर्बानी दे दें और यहां यूज कर लें। फिर जिसको कहा था उसको बेचें चुप करके 180 का, और मार्केट से 160 का लाके यहां यूज कर लें। तो अब क्या रेलिवेंट होगा, 160। ये लिखा हुआ लोअर ऑफ 160 और 180, ये पूछ रहे थे। तो मटेरियल, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इससे ऊपर ऊपर वाली बात सारी आपको मैंने समझाई। तो जो कुछ समझाया ये बॉक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले बॉक्स से ऊपर ऊपर ये लिखा हुआ। हाँ जी, मटेरियल ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो हमने सोचा हुआ था फायदा, इनफ्लो, उसकी कुर्बानी, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हमने जो फायदा सोचा हुआ था, अगर वो 2-3 थे तो कौन से वाले को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले? अब इसमें भी 2-3 वैरायटियां हो सकती हैं। ये जो 600 किलो चाहिए, इसके हमने
पॉसिबल हल ये सोचे हुए थे कि हम इसको बेच देंगे 180 का, लेकिन 10 खर्च होगा। तो हमने एक हल सोचा हुआ था कि हम इसको नेट 170 पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। एक हल ये सोचा हुआ था। दूसरा हल ये सोचा हुआ था कि ये जो इस जॉब के लिए 600 किलो चाहिए ये थोड़ा हल्का वाला प्लास्टिक है, ये हमारी चेयर्स वाला नहीं है, ये थोड़ा हल्का वाला प्लास्टिक है। जो हमें इस जॉब के लिए 600 किलो चाहिए वो निस्बतन हल्का प्लास्टिक है, हमारे मेन यूज का नहीं है और स्टॉक में पड़ा हुआ है। इसकी बात मैं बता रहा हूं। क्या रेलिवेंट है इसकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लोअर ऑफ वाली बात को भी साइड पे करता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा रहा हूं। तो क्या रेलिवेंट हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो हमने इसका हल सोचा हुआ था, जो हमें इनफ्लो मिलना था वो। अब मैं कह रहा हूं कि हमने 2-3 हल सोचे हुए थे। एक हल सोचा हुआ था कि इसको 10 खर्च करके 180 का बेच देंगे, एक ये हल था। एक हल ये सोचा हुआ था कि इसको हम पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा केमिकल और डालेंगे और इस 1 किलो से हम एक और मटेरियल तैयार कर लेंगे, वो है हमारे काम का। दोबारा सुनिए, एक हल तो ये सोचा हुआ था कि हम इसको बेचेंगे और नेट 170 पर किलो हमें मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा हल ये सोचा हुआ था कि हम इस 1 किलो को पकाएंगे, इसमें कुछ और रुपया खर्च करेंगे और इससे अच्छा वाला प्लास्टिक जो हमारे काम का है उसका आधा किलो बना लेंगे। तो इससे फायदा क्या होना था? तो वो जो नॉर्मल यूज में इस्तेमाल हो जाएगा तो उसमें फायदे वाली क्या बात है? वो फिर हमें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो हम ये जो इस 1 किलो को पिघला के मजीद प्रोसेस करके आधा किलो हमारे काम वाला मटेरियल बना लेते, इससे फायदा क्या होता? वो जो अच्छा वाला मटेरियल वो हमें खरीदने के पैसे बच जाते। अच्छा, वो जो अच्छा वाला मटेरियल है ना, वो 400 रुपए किलो मिला करता है। तो हम इस 1 किलो से उसका आधा किलो बना लेते, तो हमारी ये हरकत हमें 200 बचा देती। कैसे 200? वो 400 का किलो है तो आधा किलो हमने खुद तैयार कर लेना था, तो 200 बच जाने थे। लेकिन ऐसी थोड़ी तैयार हो जाना था, हमें उस 200 का फायदा लेने के लिए इस पे हमें 25 रुपए खर्च करने पड़ने थे। तो हमारा 175 का फायदा होने वाला था। तो एक हल ये सोचा हुआ था, एक हल ये सोचा हुआ है। तो यकीनन हम अक्लमंद होते तो कौन सा हल पिक करते? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने अगर एक से ज्यादा हल सोचे हुए थे तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो उनमें सबसे ज्यादा है। और एक तीसरा हल ये सोचा हुआ था, बल्कि वो तीसरा हल रहने दें क्योंकि वो टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की चीजें, वो रहने देते हैं। ये 2 काफी हैं, वो रहने देते हैं। ये 2 हल थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोले? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर एक से ज्यादा हल सोचे हुए थे उनमें से जो बेस्ट था। तो एक मिसाल मैंने दी है कि हम इसको बेचने वाले थे, उस सूरत में क्या मिलना था? एनआरवी। और दूसरा हल सोचा था कि इसको किसी और टाइप ऑफ मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते, इससे क्या मिलना था? उस दूसरे मटेरियल के खरीदने का खर्चा बचना था, लेकिन माइनस कन्वर्जन पे जो खर्चा लगना था। तो इस डब्बे के अंदर मैंने ये समझाया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हाईएस्ट होती है जो जो अल्टरनेटिव सोचे हुए थे। तो इनमें से मैंने आपको 1 और 3 बता दिया। 2 जो है वो टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, उसको रहने देते हैं। इसी पेज पे डब्बे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन है, और इसमें से मैंने आपको ये 2 मिसालें दे दी, 1 और 3। या तो हम इसको बेचने का सोच चुके थे तो फिर उसमें एनआरवी आनी थी, या फिर हम इसको किसी और में कन्वर्ट करने का सोच चुके थे तो उससे क्या बेनिफिट होना था? वो कोई और मटेरियल कितने का मिलता है माइनस कन्वर्जन का खर्चा।
एग्जाम्पल 2 इसी पेज पे पढ़िए और पीछे सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छी तरह देख लें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हो सकता है देख के ही समझ आ जाए, नहीं तो मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा इसका। और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने शायद पहले भी कहा था, मैं ना रोज की क्लास को 2 में बांट के किया करूंगा। एक तो उससे फाइल साइज भी मैनेज हो जाया करेगा, दूसरा आप टाइम मैनेज कर सकेंगे। तो मैं तकरीबन 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा इतने का मैं एक लेक्चर रखूंगा। तो इसको मैं यहीं तोड़ के, तो अब अगला लेक्चर 3 होगा। ठीक है, इसको लेक्चर 3 कर